हेलो, दिस इज सुशील कटोच। आज हम लोग गोलू ग्रोज नोज लेसन नंबर 5 की समरी करने जा रहे हैं। वो आप लोगों ने लाइन वाइज लाइन जो एक्सप्लेनेशन थी वो वाला चैप्टर का वीडियो कर लिया होगा। चलिए देखते हैं लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा हाथी था जिसका नाम था गोलू। एक और बात जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले इस कहानी के मुताबिक कि बहुत पहले जो हुआ करते थे हाथी, उनकी जो थी वो लंबी सी ट्रंक नहीं थी। ट्रंक माने कि सूंड सूंड जो थी वो उनकी नहीं हुआ करती थी। ट्रंक हम लोग पेड़ के को भी कहते हैं, लेकिन वो सूंड आई कहाँ से? अब हम लोग हाथी देखते हैं उनकी तो सूंड होती है, वो कहाँ से आई यही हम लोग इस स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं। ये देखते हैं। एक छोटा सा हाथी का बच्चा था गोलू। गोलू का काम क्या था? वो बाकी बच्चों की तरह बहुत सारे सवालों से भरा था। वो चाहता था कि वो दुनिया की जितने भी चीजें हैं उनके बारे में वो जानकारी, उसको पूरे सवालों का जवाब जो है वो जरूर मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है, उसके सवालों का जवाब उसको मिलता है या नहीं मिलता। गोलू क्या करता था कि जो भी उसका नियर एंड डियर हुआ करता था, जो भी उसके आसपास होता था, उससे वो सवाल पूछता था और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करता था। एक दिन वो अपने ऑस्ट्रिच आंटी, जिसको शतुरमुर्ग कहते हैं, उसके पास जाता है और उससे पूछता है, शतुरमुर्ग शतुरमुर्ग, आप तो इतनी बड़ी हैं लेकिन आप बाकी बड़े पक्षियों की तरह उड़ती क्यों नहीं? तो शतुरमुर्ग उसकी तरफ टेढ़ी होकर के देखती है और चुप हो जाती है कि तो हमारी मेरी बेइज्जती करने लगा है। फिर वो अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछता है, अंकल अंकल, आप तो इतने लंबे हैं लेकिन आप तो शरीर में तो छोटे छोटे धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं। जिराफ अंकल अपनी मुंडी टेढ़ी करके उसकी तरफ देखते हैं, फिर भी चुप रहते हैं, सोचते हैं चलो बाद में बात करेंगे। फिर वो अपने लंबे से मोटे ताजे हिप्पोपोटामस अंकल से पूछता है, अंकल अंकल, आपकी तो इतने भारी भरकम है लेकिन आपकी आंखें लाल क्यों हैं? वो उससे भी ज्यादा आंखें लाल करके उसकी तरफ देखते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। उसके बाद एक उसके दूसरा पर बबून बैठा होता है। बबून मतलब अंदर की एक प्रजाति जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। वो बबून से पूछता है, बबून बबून अंकल, आप जो मेलन्स हैं, मेलन्स मतलब तरबूज खरबूज वगैरह, बैलेंस की तरह टेस्ट क्यों होता है? इनका कोई और टेस्ट क्यों नहीं होता? ये सारे के सारे सोचते हैं कि भाई इस कितने मुश्किल मुश्किल सवाल पूछता है, हमारे पास तो इसके सवालों का कोई जवाब नहीं। एक दिन जाते जाते उसको एक मैना मिलती है। मैना तो जैसे हम जानते हैं कि थोड़ी सी चंट होती है। वो मैना से पूछता है, मैना बताओ बताओ, क्रोकोडाइल जो है वो क्यों और क्या कर खाता है रात को अपने डिनर? तो मैना अपना तो एक ही लाइन में जवाब दे देती है कि जा भाई, क्रोकोडाइल के पास जा जो लिम्पोपो रिवर में रहता है, और उसके पास जा और जा करके पूछ ले, वहीं तेरे को पता लग जाएगा कि भाई जो क्रोकोडाइल है वो क्या खाते हैं। और वो इस उत्सुकता के से उसको पूरी भर देती है और वो चुपचाप अपने घर की ओर, जो गोलू है वो अपनी नाक लेकर के, जो कि हमारे जूते की तरह गोल मटोल सी होती है, वो पहले उसकी वैसी ही थी, उसको लेकर के चुपचाप अपने घर की ओर जाता है। अपने घर में जा करके वो पहले तो भरपेट खाना खाता है। पेटू होता है ना हाथी, वो भरपेट खाना खाता है। भरपेट खाना खाने के में वो क्या क्या खाता है? वो खाता है 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 5 मेलन्स को खा करके, और अपने मम्मी पापा को बोलता है, मम्मी पापा देखो भाई, मैं तो चला अब जिज्ञासा मिटाने। मैं जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर के पास, जहाँ पर जो उसका घासी से घास वाला क्षेत्र है, ग्रासी है, वहां पर जा रहा हूँ और पता करके आऊंगा कि जो क्रोकोडाइल है वो रात को क्या खाते हैं। धीरे से वो उठता है और चलना शुरू कर देता है। रास्ते में उसको फिर भूख लगती है, फिर वो सारा कुछ खाता है। उसके बाद उसको थोड़ी दूर बाद चलने के बाद एक पाइथन मिलता है। पाइथन होता है अजगर। अजगर हमें पता है कुंडली मारकर बैठा होता है, लिपटा होता है वो किसी चीज के आसपास। वो लकड़ी के ऊपर लिपटा हुआ था और थोड़ा सा लटका हुआ था। जो गोलू है उसको पटने में पूरी मदद करता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी
किसी क्रोकोडाइल को देखा है वो डिनर में क्या खाते हैं? पाइथन कोई भी जवाब नहीं देता। वो जैसे पाइथन या अजगर या सांप किया करते हैं वैसे ही हिश करके उसको चुपचाप बैठ जाता है। गोलू फिर धीरे धीरे आगे चलता है और पहुंच जाता है चलते चलते लिम्पोपो रिवर के पास। लिम्पोपो रिवर के पास पहुंचने जैसे ही वो पहुंचता है वहां देखता है कि नदी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है। असली में वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता और वो होता है क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल लेकिन उसको नहीं पता ये क्रोकोडाइल होता है। वो उससे पूछता है कि भाई ये तो लग जाता है पता कि जीवित वस्तु है। उससे पूछता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुमने क्रोकोडाइल देखा है? मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या खाता है, मुझे बताओ तो डिनर में क्या खाता है। क्रोकोडाइल तो बदमाश होता है। वो बोलता है इधर आओ इधर आओ, मेरे से क्या सवाल पूछना चाहो, मेरे में आकर के पूछो धीरे से, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जैसे ही हाथी का बच्चा गोलू बेचारा अपना मुंह आगे करता है वो अपने बात को पूछने के लिए उसके कान के पास, तो उसके कान में फुसफुसाने ते हुए क्रोकोडाइल कहता है कि मैं लगता है मैं रात में तो हाथी के बच्चे को खाने वाला हूँ। और ऐसे कहते ही वो झपट्टा मारता है और बेचारे की जो नाक था उस पे अपने दांत गड़ा देता है। धीरे धीरे पाइथन इसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो सारा एपिसोड देख रहा है कि वो बेचारा उसका तो इसमें इसके जबड़े फंस गया। गोलू दर्द से करहा रहा होता है। पाइथन उसको पीछे से बोलता है खींच भाई खींच, जान बचानी है तो खींच, जोर लगा। और वो अपने पैर गोलू धरती में गड़ा देता है और जोर लगाना शुरू कर देता है। पाइथन भी फटाफट उसकी हेल्प करने के लिए अपने आप को उसके पेट के आसपास लपेटता है और दोनों मिलकर जोर लगा के हईशा खींचना शुरू करते हैं। और खींचते खींचते क्या होता है, मगरमच्छ भी कहाँ था मानने वाला। मगरमच्छ ने क्या किया, उसके नाक को भी कपड़े में दबाए छोड़ा और किस खींचातानी में बेचारी नाक रबड़ की तरह लंबी हो गई। और आज जो मोटी गोल मटोल सी जूते जैसी नाक थी आज लंबा सा ट्रंक बन गई। गोलू को बहुत दर्द होती है लेकिन वो अपनी नाक को छुड़ाने में सफल हो जाता है। और फिर वो धीरे से आकर के जब बैठा होता है तो बड़ा दुखी होता है कि मेरी नाक इंतजार करता है, मेरी नाक तो इतनी लंबी हो गई, अब मैं क्या करूं। लेकिन वो इंतजार करता है शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मेरी नाक वापस ठीक हो जाए, लेकिन नहीं होती। तो पाइथन क्या सोचता है कि चलो इसको थोड़ा सा मदद करते हैं। वो क्या करता है, गोलू अपनी सूंड को केले के पत्तों में लपेट ठंडा करने के लिए लिम्पोपो रिवर में डाल देता है। जब उसको थोड़ी सी ठंडक आती है तो देखता है कि उसके पास एक मक्खी भिनभिना रही है और उसकी मक्खी जो है उसके कंधे पे आके बैठ जाती है। गोलू उसको जोर से अपनी सूंड से घुमा करके मार देता है। जैसे ही वो उसको मारता है तो जो पाइथन है बोलता है देखो एडवांटेज नंबर 1, मतलब फायदा नंबर 1। ये पहला फायदा हो गया कि तुम अगर तुम्हारी नाक इतनी लंबी नहीं होती तो भाई तुम इसको मक्खी को नहीं मार पाते। फिर क्या करता है गोलू, अपनी सूंड में भर करके, उसको भूख लगी होती है तो लेकिन वो खा नहीं पा रहा होता। पाइथन बोलता है कोशिश तो करो तुम, जब जैसे ही एडवांटेज नंबर 1 थी हो सकता है तुम इससे कोई और फायदा उठा पाओ। वो अपने से खूब सारा घास उठाता है और अपने उस गुच्छे के घास के गुच्छे को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। फिर से पाइथन बोलता है एडवांटेज नंबर 2, अगर ये नहीं होती, छोटा नाक होता, क्या तुम इस तरीके से इस गुच्छे को उठा करके इतने इकट्ठे सारी घास को उठा करके खा पाते? बोला हाँ भाई तो पता की कर रहा है, 2 एडवांटेज मेरे को हो गई। फिर क्या करता है, गोलू खूब सारा कीचड़ उठा के अपनी पीठ पर डालता है। वो किनारे से बैंक से थोड़ा सा कीचड़ उठाता है अपनी पीठ पर डालता है। वो बोलता है देखो एडवांटेज नंबर 3 तुमने ये किया। पाइथन उसको बताता है, तीसरी फायदा गिनाता है, देखो एडवांटेज नंबर 3 तुमने ये किया क्योंकि तुम्हारे सूंड है, ट्रंक है, अगर तुम्हारा छोटा नाक होता तो तुम ये कभी भी नहीं कर पाते। तो इस बात से खुश होके कि गोलू सोचता है कि मेरे तो 3 फायदे हो रहे हैं इस लंबी नाक से, तो चलो एक तो नाक लंबी ऊपर से 3 फायदे, तो कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। तो मिस्टर पाइथन को बोलता है थैंक यू मिस्टर पाइथन, मैं आपको इस चीज के लिए हमेशा याद रखूंगा और मैं अब वापिस जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। आपका बहुत
बहुत धन्यवाद। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा और धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में भी करने से पहले आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।